नमस्कार साथियों, ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पर आप सभी का स्वागत है। आज मिनी मैराथन अपन राजस्थान कला संस्कृति की ले रहे हैं। आवाज क्लियर आ रही है? आप लोग एक बार कंफर्म कर ले, आवाज क्लियर है और पिक्चर क्लियर है एकदम? बिल्कुल। पिंक सिटी से राम राम। तो राम राम साहब। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आज की जो मिनी मैराथन है। इस मैराथन क्लास में आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन कला संस्कृति से संबंधित जो टॉपिक है इसमें इन 50 प्रश्नों को अपन देखेंगे इसमें, और आप आने वाले जो एग्जाम है उनमें इन 50 क्वेश्चन में से या इसकी व्याख्या में से आपको प्रश्न मिलने की संभावना पूरी रहेगी। तो बिना किसी देर के अपन शुरू करते हैं इस क्लास को। चलो, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। दादूपंथी कितने उप संप्रदाय में विभाजित थे? दादूपंथी कितने उप संप्रदाय में विभाजित थे? दादूपंथी कितने उप संप्रदाय में विभाजित थे? तो इस प्रश्न का आंसर, दादूपंथी जो है वो अपने कितने में थे? बिल्कुल 5, बिल्कुल सही है। 5 कौन कौन से? पहले तो ये आप ये ध्यान रखें। फर्स्ट तो है खालसा, पहला तो है खालसा। किसने स्थापना की थी ये भी ध्यान रखें आप, गरीबदास जी ने। किसने स्थापना की थी? गरीबदास जी ने, ठीक है। दूसरा है नागा संप्रदाय। किसने स्थापना की थी? नागा जो संत है उनकी स्थापना किसने की थी? तो सुंदरदास जी, ठीक है, सुंदरदास जी ने। फिर तीसरा कौन सा है? एक और कौन सा है? खाकी। क्या करते हैं? शरीर पर भस्म लगाकर घूमते हैं, ये खाकी कहलाता है, ठीक है। फिर एक है विरक्त, ये मतलब घुमक कर जीवन यापन करते हैं, विरक्त। और एक लास्ट है विरक्त के बाद लास्ट है उत्तरादेह। उत्तरादेह का मतलब देखो आप, उत्तरादेह या इन्हें स्थानधारी भी कहा जाता है। उत्तरादेह या फिर इन्हें स्थानधारी भी कहा जाता है। उत्तरादेह यानी राजस्थान को छोड़कर जो उत्तर की तरफ चले गए उन्हें क्या कहा गया? उत्तरादेह। यानी राजस्थान में जिन्होंने प्रसार दादू जो संप्रदाय है उसका नहीं किया, वो सारे क्या कहलाए? उत्तरादेह। और उत्तरादेह यानी उत्तर की ओर, और एक स्थानधारी, इसी में आप एक और जोड़ सकते हो, स्थानधारी यानी वो राजस्थान तो उन्होंने छोड़ दिया लेकिन किसी स्थान विशेष पर जाकर उन्होंने अपनी जो इसका प्रसार है वो शुरू कर दिया। तो ये है उत्तर। ये 5 है, आपको ध्यान रखने। खालसा किसने स्थापना की? गरीबदास जी ने। कहां पर है इसकी पीठ? तो ये ध्यान रखें आप, नरेना या नारायणा, जो अभी दूदू जिले में है, नरेना या नरेना, ठीक है। इनकी नागा संप्रदाय की कहां पर है? और गेटोला दौसा इनकी है। फिर इनकी कोई प्रधान पीठ जगह स्थान विशेष नहीं है। तो आप ध्यान रखें, खालसा, नरेना, गरीबदास जी, नागा, सुंदरदास जी, गेटोला, खाकी यानी अपने शरीर पर भस्म लगाकर घूमते हैं, विरक्त यानी घुमक कर जीवन यापन करते हैं, और उत्तरादेह या स्थानधारी यानी जिन्होंने राजस्थान छोड़ दिया था और इसका प्रसार किया था। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बमलू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। बमलू लिखमादेशर और पांचला सिंधा किस संप्रदाय से संबंधित है? अब इसमें 2 और जोड़ देता हूं मैं। एक तो है पुनासर और मालासर, 2 और जोड़ देता हूं। चलो, ये 5 जो उपपीठे हैं वो किससे संबंधित है? 5 उपपीठे, बमलू, लिखमादेशर, पांचला सिद्धा, पुनासर और मालासर, ये किससे संबंधित है? देखो, पहले तो इन उपपीठों की स्थापना किसने की इसको अपन देख लेते हैं। इन उपपीठों की तो बमलू जो है इसको देखते हैं, इधर देख लेते हैं अपन। बमलू जो है इसकी स्थापना की हारोजी ने। किसने की? हारोजी ने। बमलू की स्थापना किसने की? हारोजी ने। दूसरा है अपने लिखमादेशर।
लिखमा देशर। लिखमा देशर की स्थापना किसने की? तो एक सेकंड हो, हांसो जी ने, हांसो जी ने। किसने स्थापना की? हांसो जी ने। तीसरा है पांचला सिद्धा, पांचला, इसकी हांसो जी, ठीक है, इसकी स्थापना की थी आपके बोयत जी ने। किसने? बोयत जी ने। फिर है पूनासर, इसकी स्थापना किसने की? तो पालो जी ने। किसने स्थापना की? पालो जी ने। और मालासर की स्थापना किसने की? तो टोडर जी ने। किसने स्थापना की? टोडर जी ने। क्लियर? देखिए आप, बमलू किसने की उपपीठ की स्थापना? हारो जी ने। लिखमा देसर किसने की उपपीठ की स्थापना? हांसो जी ने। पांचला सिद्धा बोयत जी ने। पूनासर पालो जी ने। और मालासर स्थापना की थी टोडर जी ने। क्लियर? तो ये जो है, ये 5 जो है ये उपपीठे हैं। और ये उपपीठे किनकी है? तो ये अपने जसनाती संप्रदाय की है। और जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ या मूल पीठ कहां पर स्थित है? तो वो अपने को सबको पता है, कतरियासर। कहां पर स्थित है? कतरियासर। क्लियर? प्रधान पीठ कहां पर है? कतरियासर। उपपीठे कितनी? 5। पांचों उपपीठे बमलू हारो जी ने, लिखमा देशर हांसो जी ने, पांचला सिद्धा बोयत जी ने, पूनासर पालो जी ने, और मालासर की स्थापना किसने की? तो टोडर जी ने। क्लियर? अग्नि नृत्य इनसे संबंधित है, जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। और इनकी प्रधान जो पीठ है वो आपको याद रखनी है, कतरियासर में स्थित है। ओके, बिल्कुल। ये किस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सीईटी 12th लेवल करो, इवन आरएस प्री के लिए भी आप देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इसमें कोई समस्या? चलो, राजस्थान के, आप क्वेश्चन के आंसर भी साथ साथ दे। राजस्थान के प्रमुख संत अथवा तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? पहला रामचरण जी रामसनई संप्रदाय शाहपुरा, लालगिरी जी अलंकिया संप्रदाय, हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय, और संत दास जी गुदर संप्रदाय। तो मात्र ए और सी सही है, मात्र ए बी सही है, मात्र ए सी और डी सही है, या ए बी सी और डी सभी सही है? कौन सा इसमें से राइट आंसर है? तो पहले अपन देखते हैं, अलंकिया संप्रदाय कहां पर है? चूरू में। किसने स्थापना की थी? लालगिरी जी ने। बिल्कुल सही है ये। दूसरा, हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय कहां पर है? कापाडोद। ठीक है, इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले संत बनने से पहले डाकू थे, उसके बाद ये संत बने थे। ठीक है, तो हरिदास जी। फिर संत दास जी गुदर संप्रदाय कहां पर है? दातड़ा। बिल्कुल ये भी सही है। 1, 2 और 3 सही है, और ये भी है जो है सही है। अब इसमें आपको 2, 3 और याद रखने, और लगभग संभावना ये बनती है कि इसका जो आंसर है, प्रश्न है इससे बनने वाला, वो प्रश्न उसी में से बनता है जो मैं पिछली क्लासों में भी आपको बता चुका हूं। एक तो रेन, एक सिंहथल, और एक जो बनता है वो बनता है आपके खेड़ापा। ये इंपॉर्टेंट है तीनों। इन्हीं में से प्रश्न बनता है कि रेन की स्थापना किसने की? तो दरियाव जी ने। दरियाव जी। रेन की स्थापना किसने की? दरियाव जी ने। सिंहथल की स्थापना किसने की? तो हरिराम दास जी ने। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पिछली क्लास में भी मैंने आपको क्लियर किया था कि सिंहथल हरिराम दास जी जब भी आए और हरिदास जी, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूजन की स्थिति वही होती है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि रामसनेही संप्रदाय से संबंधित सिंहथल पीठ की स्थापना किसने की, और ए ऑप्शन में आपके हरिदास जी आएगा, हरिराम दास जी नहीं आएगा। वो बी या सी या डी में आएगा ऑप्शन में। तो फिर अपन हरिराम दास जी पूरा नहीं देख के हरिदास जी देख के उसको टिक कर देते हैं, और उस आंसर को अपन फिलअप कर देते हैं ओएमआर शीट में, और एक बार फिलअप होने के बाद उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये क्यों पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये दोनों नाम सिर्फ एक राम बीच में है, बाकी
दूसरा जो है वो एज इट इज नाम है, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। और इसकी तो रामदास जी ने, रामदास जी, ठीक है, खेड़ापा रामदास। रे न तो रे द याद रखे, रे सिंह हरि रामदास जी, खेड़ा डा यानी खेरा, खेरापा तो रामदास जी, ठीक है, क्लियर। ओके, ठीक है, ये क्लियर आपके। तो ये इसमें जो इसका जो राइट आंसर है वो है ए बी सी डी सभी युग्म क्या है, सही है। और ये प्रश्न एक बार आया हुआ है। इन जब भी संत संप्रदाय से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो यहां तो उनकी जो उपपीठे हैं, जैसे अपन ने कतरी असर वाले में पढ़ा है, उनसे पूछा जाएगा, या फिर इस तरह से चारों को मिक्स करके और पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा सही है, या फिर यह पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। चलो बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो देखो, मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूं, आपको एक चीज और बता देता हूं कि अपन ने ओपीडी पर जो क्लासें चल रही है, रिवीजन क्लास है, उन रिवीजन क्लासों में मैं जो टॉपिक करवा चुका हूं उनमें से कुछ क्वेश्चन लिए, ऐसे क्वेश्चन लिए जो क्वेश्चन आपके रह गए थे। मुझे ये लगा कि भैया ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकते हैं। उन प्रश्नों को मैं इस जो ये मिनी मैराथन क्लास है, मिनी मैराथन क्लास में मैं लेके आया हूं। और इसी तरह से अपने क्लासें रहेगी, ये रेगुलर क्लासें रहेगी, उसके साथ साथ एक आध क्लास बीच में मिनी मैराथन रखेंगे, ताकि उससे पीछे वाले जो भी टॉपिक पढ़े उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके बाकी नहीं रहे। अब देखो, इसका आंसर तो चलो आपके आ गया, संत महाव जी, बिल्कुल सही है। संत महाव जी का संबंध किस संप्रदाय से है, कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने, ये बताया आप लोग, तो निष्कलंक संप्रदाय, ठीक है। दूसरा, चौपड़ा जो है वो किस समय निकाला जाता है बाहर, उसका वाचन किया जाता है, दीपावली पर, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। तो इसका वाचन या इसको जो निकाला जाता है वो कब निकाला जाता है बाहर, दीपावली के ऊपर, क्लियर। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है। इन दोनों जो मंदिर हैं, इन दोनों मंदिरों का संबंध किस संप्रदाय से है। क्या वो नाथ संप्रदाय से संबंधित है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित है, या फिर गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। इसका आंसर चाहूंगा मैं, बिल्कुल ए आ रहा है आंसर, वेरी गुड। और बी भी आ रहा है, डी और सी भी आ गया अब तो, बिल्कुल। इसका जो राइट आंसर है वो आपके गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बन सकता है गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित, कि गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित एक सवाल और बन सकता है आपके, कि गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने। किसने स्थापना की थी, चैतन्य महाप्रभु ने, क्लियर। चलो बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। आप कमेंट में आंसर जरूर लिखे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो भी साथ साथ टेस्ट होती रहेगी। संत भूरीबाई, इंपॉर्टेंट, संत भूरीबाई अलख का कार्यकाल था, घोड़वाड़ से संबंधित थे, मारवाड़ से संबंधित थे, मेवाड़ से संबंधित थे, या वागड़ से संबंधित थे। संत भूरीबाई का संबंध किससे था, बिल्कुल वागड़ भी आ रहा है, मेवाड़ उदयपुर भी आ रहा है, मेवाड़ उदयपुर भी आ रहा है। यही पैटर्न है अभी वर्तमान का RSSMB का दिनेश सेवा बोर्ड जो एग्जाम करवा रहा है, ये यही पैटर्न क्वेश्चन जो है, जो आपने नहीं देखे हैं उन्हीं में से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा बनती है। बिल्कुल सी आंसर भी आ रहा है, इसका बी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। इनका संबंध मैं आपको बता देता हूं, इनका संबंध राज संबंध से था। कहां से था, राज संबंध से, डूंगरपुर से नहीं थे। इनका संबंध कहां से था, राज संबंध से। राज संबंध कहां से, राज संबंध से, ठीक है। अब राज संबंध से संबंध, इसका मतलब कहां से हो गए, मेवाड़ से। कहां से हो गए, मेवाड़ से। याद रखें आप इन सवालों को आप याद रखें। इनका संबंध किससे था, राज संबंध से, और राज संबंध से संबंध था, इसका मतलब ये
जो संत भूरीबाई अलख है वो कहां से संबंधित है, तो वो संबंधित है अपने मेवाड़ से। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय और प्रमुख मंदिर या पीठ असंगत युग्म है? इंपॉर्टेंट, निम्न में से मैंने अभी एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करवाया तब यही पूछा था, या तो उपपीठों में से पूछा जाता है या चारों को मिक्स करके, या इनमें से कौन सा सही नहीं है, इस तरह से इनमें से जो प्रश्न है बनने की संभावना रहती है। बिल्कुल अलंकिया बीकानेर में है, बीकानेर में टेक्निकल, ठीक है। देखो अलंकिया संप्रदाय अपन ने अभी जस्ट देखा था, अभी जस्ट देखा, लालगिरी जी ने स्थापना की थी चूरू में, ठीक है। तो ये बिलाड़ा जोधपुर में नहीं होकर वो कहां पर है, चूरू में, ठीक है। निरंजनी संप्रदाय डीडवाना बिल्कुल सही है, लालदासी संप्रदाय बिल्कुल सही है, और गुदड़ संप्रदाय अपन ने देखा था दादरा बिलवाड़ा, सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अलंकिया संप्रदाय। राइट आंसर कौन सा है, अलंकिया संप्रदाय। एक रिवीजन क्लास है आपकी, इसके बाद इस क्लास को देखने के बाद एक बार आप वापस जरूर देखें उन जो टॉपिक है आपने पढ़ रखे हैं, उन टॉपिक को वापस देखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? रामदेव जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, बाबू जी की फड़, या भैंसासुर की फड़? ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, इस सवाल का आंसर सबके, और एक चीज और बता देता हूं, ऐसे बेसिक सवाल एग्जाम में आते हैं, वही 20%, 30%, 20% और 30% वाला जो रेशियो चलता है, कुछ सरल और वो, तो इसमें ये सवाल बनने की संभावना रहती है, तो इसको आप ध्यान रखें। बिल्कुल आपने सबने सही बताया। इसका जो राइट आंसर है वो है बाबूजी की फड़। सबसे प्रसिद्ध फड़ पूछी जाए तो बाबूजी की, और सबसे लंबी फड़ पूछी जाए तो देवनारायण जी की फड़। ओके, बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, सिंपल सा क्वेश्चन, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? जोधपुर में जो महामंदिर है वो किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है या प्रमुख गद्दी है? देखो अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं। इसकी स्थापना या इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मान सिंह जी ने। किसने करवाया था? मान सिंह जी ने। कब करवाया था? 1805 में। कब करवाया था? 1805 में, ठीक है। किसके लिए करवाया था? तो जलंधर नाथ जो थे, नाथ संप्रदाय से संबंधित जो जलंधर नाथ थे, उनके एक शिष्य थे आयस देवनाथ जी। आयस देवनाथ जी, इनके लिए इसका निर्माण करवाया था, इनके लिए इसका निर्माण। अब इससे संबंधित आपके क्वेश्चन सारे क्लियर। नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ये किससे संबंधित है? नाथ संप्रदाय से संबंधित है। कौन सी जगह? महामंदिर। किसने निर्माण करवाया? मान सिंह जी ने। कब करवाया? 1805 में। किसके लिए करवाया? तो जलंधर नाथ के जो शिष्य थे देवनाथ, उनके लिए करवाया। जलंधर नाथ के लिए नहीं करवाया, जलंधर नाथ के शिष्य जो थे आयस देवनाथ जी, उनके नाम से, उनके लिए इसकी जो मंदिर है उसकी स्थापना है, इसका निर्माण करवाया गया था। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आयस देवनाथ के लिए, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। 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 कवि दुर्लभ जी, संत रामचरण जी, संत रज्जब जी, या संत चरणदास जी? नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल सबका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको ध्यान रखें, आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। इसका राइट आंसर है कवि दुर्लभ जी, कवि दुर्लभ जी। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। लो ये अगला क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, बीठा मेहा के रिवाले किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? बीठा मेहा के रिवाले किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? बीठा मेहा के रिवाले किसके वीरतापूर्ण कार्य का जो है वो वर्णन इसमें मिलता है? तो देख लेता हूं मैं थोड़े कमेंट आपके। बाबूजी गोगा जी अभी चल रहा है, बाबूजी गोगा जी सी, कवि दुर्लभ, ठीक है, कवि दुर्लभ हो गया है। गोगा जी डी भी आ रहा है, खड़बू जी भी आ रहा है। बिल्कुल देखो ये जो है बीटू मेहा
के रिवाले जो है ये गोगा जी से संबंधित है, और इनका और मोहम्मद गजनवी का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो किससे संबंधित है? गोगा जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोगा जी से संबंधित है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, चलो इसका आंसर बताओ आप लोग, लोक देवता और माता सुमेलित नहीं है। लोक देवता और माता सुमेलित नहीं है। लोक देवता का नाम है और उनकी माता का नाम है। यह क्वेश्चन आया हुआ है, ये PYQ में से है। तेजा जी, राम प्यारी, रामदेव जी, मैणा दे, बाबू जी कमला दे और गोगा जी बाचल। इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। और अगर नहीं है, जो नहीं है तो है कौन सा है, ये भी आप लिखकर बताएं। नहीं है तो बिल्कुल वेरी गुड, आंसर आ गया आप लोगों का। ये सही नहीं है, ये है राम कंवरी, या आपको किसी बुक में ये भी मिल सकता है राम कुंवरी। ठीक है, ये दोनों सेम है, राम कंवरी या राम कुंवरी। इसका जो राइट आंसर है वो राम कंवरी या राम कुंवरी। ठीक है, ये जो तेजा जी से संबंधित है ये वो सही नहीं है। रामदेव जी के मैणादे है, बाबू जी के कमलादे है और गोगा जी के बाचल है। ठीक है, ये जो है ये तेजा जी से संबंधित है वो राम कंवरी है या राम कुंवरी है। ओके, क्लियर। चलो बढ़ो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित, देखो नहीं है पूछा है, ये आप ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। क्या है कि निम्न में से कौन से ये जो स्थान है वो रामदेव जी से संबंधित नहीं है पूछा है। अब एक्चुअल क्या होता है, अपन परीक्षा का प्रेशर भी होता है, एग्जाम का प्रेशर बहुत टिपिकल होता है, तो एग्जाम के प्रेशर में अपन वो नहीं पढ़ते हैं और पहला ऑप्शन अपने को रुणेचा दिख जाता है। क्या दिख जाता है? रुणेचा। जैसे ही रुणेचा दिखता है और अपन फिर दूसरे ऑप्शन देखते ही नहीं है, अपन यही सीधा रुणेचा और भर दिया, रुणेचा और भर देते हैं। ये गलती यहां आप नहीं कर रहे हो तो वहां पे भी आपको नहीं करनी है, एग्जाम में भी आपको नहीं करनी है। प्रश्नों को व्यवस्थित पढ़ना है और नहीं को तो मैं तो आपको यही कहता हूं कि है और नहीं जो है ना उसके ऊपर आप जरूर राउंड लगा दे के भैया इसमें है पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। आप लोग बिल्कुल सही हो सब लोग। रुणेचा में मूल मंदिर है, पोखरण में भी इनका मंदिर है, ठीक है, मसूरिया में मंदिर है, बनेड़ा जो है इनसे संबंधित नहीं है, बनेड़ा जो है इनसे संबंधित नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो पढ़ो। चार हाथों वाले देवता किसे कहा जाता है? चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? जब चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण किया था तब जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर इन्होंने युद्ध लड़ा था, इसलिए इन्हें चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। इन्हें चार हाथों वाले देवता भी कहा जाता है, साथ ही साथ इन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर स्थित है। इनकी छतरी कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर स्थित है। अब आपका आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट, आप लोग सही कह रहे हो। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके कल्ला जी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके कल्ला जी। बेसिक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर है, कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे हाई लेवल के मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक भी मिलेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर, इंपॉर्टेंट, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे। देखो मैंने इससे पहले ओपीडी पर क्लासें ली है, उसमें भी आप लोगों को बताया है कि आप थोड़ा अगर ध्यान दें, अगर आपको ये पता है लूणी नदी की लोकेशन पता है तो आप इसका आंसर लगभग निकाल सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में एक दो ही होते हैं जो उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, बाकी ऑप्शन बिल्कुल आउट होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हो आराम से। बिल्कुल मल्लीनाथ जी, बिल्कुल सही आंसर है मल्लीनाथ जी। किनसे संबंधित है? मल्लीनाथ जी से। बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर आप। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जालोर के चौहानों की कुल देवी निम्न में से है। अब देखो आपको पूछा है जालोर के चौहानों की,
जालोर के चौहानों की कुलदेवी है? आशापुरा माता, शाकंभरी माता, सकराई माता या नागणेची माता? जालोर के चौहानों की कुलदेवी निम्न में से है कौन सी है? आशापुरा माता, शाकंभरी माता, सकराई माता या फिर नागणेची माता? देखो नागणेची माता अपन पढ़ चुके हैं, राठौड़ों की कुलदेवी है। बिल्कुल परफेक्ट, राइट आंसर आशापुरा माता। और इनका मंदिर कहां पर है? नाडोल में। कहां पर है? नाडोल में, हमारे पास ही है, बिल्कुल पाली जिले में और हमारे नजदीकी है। तो आशापुरा माता का मंदिर कहां स्थित है? तो वो स्थित है अपने नाडोल में। कहां पर स्थित है? नाडोल में। चलो, और ये जालोर के चौहानों की कुलदेवी, आप ध्यान रखें, नहीं तो वापस कमेंट आएगा कि सर चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता। और ये प्रश्न स्पष्ट है, प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो ये जो है कहां के कुल चौहानों की कुलदेवी पूछी जा रही है? जालोर के चौहानों की। क्लियर? चलो, बिल्कुल लक्ष्मण देव ने बनवाया था। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील में मतलब झील के पास, सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील के पास में किस देवी का मंदिर स्थित है? शीला देवी आ रहा है, शाकंभरी आ रहा है, शाकंभरी देवी और शीला देवी दोनों ऑप्शन आ रहे हैं आप लोगों के। शीला देवी और शाकंभरी, बिल्कुल परफेक्ट। कौन सी देवी का मंदिर स्थित है? शाकंभरी देवी का। और एक चीज और बताता हूं आपको, सांबर के चौहानों की कुलदेवी पूछी जाए तो आपकी शाकंभरी देवी है। ठीक है, सांबर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी देवी। ठीक है, जालोर के चौहानों की कुलदेवी अपन ने अभी देखा है आशापुरा। क्लियर? चलो बड़े, बिल्कुल साग सब्जी। कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों की या चारणों की? कंटेश्वरी माता किनकी कुलदेवी मानी जाती है? कंटेश्वरी माता किनकी कुलदेवी मानी जाती है? बिल्कुल आप लोग एकदम परफेक्ट तैयारी के साथ, और आपकी तैयारी दिख रही है, शानदार तैयारी आप लोगों की। इसी को कंटिन्यू करें तो आप बहुत जल्द सरकारी सेवा को प्राप्त करेंगे, बहुत जल्द। वेरी गुड। इसका जो राइट आंसर है वो ये आदिवासियों की कुलदेवी या देवी है। इनका मंदिर कहां पर स्थित है ये आपको ध्यान रखना है, उदयपुर में। इनका मंदिर कहां पर स्थित है? उदयपुर में। ठीक है, क्लियर। चलो, बी नहीं है, जाटों की नहीं। कंटेश्वरी माता किनकी कुलदेवी है? आदिवासियों की। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, चलो। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। देखो प्रश्न का पैटर्न देखो, यही पैटर्न है आपके प्रश्न बनने का, यही प्रश्न पैटर्न है आपके प्रश्न जो बनने का पैटर्न है, ये यही रहेगा। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में या एक संत के रूप में? क्षेत्रपाल जो है एक पहलू रहा है, ग्राम देवता के रूप में या फिर ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में या एक संत के रूप में? क्षेत्रपाल जो है उनको गांव के रक्षक कहा जाता था, गांव के रक्षक देवता माना जाता है। और वो एक क्या है, किससे संबंधित है? ग्राम के देवता के रूप में। किससे संबंधित है? ग्राम के देवता के रूप में, ग्राम के देवता के रूप में। ग्राम देवता, बिल्कुल परफेक्ट। आप लोगों का आंसर बिल्कुल सबका सही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको इसको मैच करना है। कल्ला जी, गोगा जी, करनी माता, पाबू जी, सर्प, चूहा, ऊंट या भूत प्रेत? और भूत प्रेत। आरपीएससी ने एक बार ग्राम अधिकारी, तो उसमें ऑप्शन आप देखना, वो क्या वो ऑप्शन था वो आप जरूर देखें एक बार। ठीक है, इसको देखते हैं अपन। कल्ला जी का संबंध यानी भूत प्रेत। ठीक है, गोगा जी का संबंध किससे? सर्प से। करनी माता चूहा,
और पाबूजी ऊंट, यानी ये हो गया अपने चार, चार दो में है, फिर दूसरा हो गया एक, एक इसी में है, फिर दो और फिर तीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपने है डी। राइट आंसर कौन सा है? डी। जिसने डी बताया है बिल्कुल सही है आप लोग। 4 1 2 3, 4 1 2 और 3, जिसने डी बताया है आप लोग बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ठीक है, इसमें सिंपल सा है। आप गोगा जी के बारे में, करनी माता के बारे में, 2 1 के बारे में आपको पता है तो आप आंसर इसका निकाल सकते थे। बड़े अगले प्रश्न की तरफ चलो। लो अगला क्वेश्चन, सही युग्म सुमेलित कीजिए। सही युग्म सुमेलित कीजिए, वापस वही सुमेलित वाला। जसनाती संप्रदाय, अब भी जस्ट अपने प्रश्न आया था जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय का संबंध किस जगह से है? भी थोड़ी देर पहले अपन ने दूसरा ही क्वेश्चन था जिसमें अपन ने इनकी जो 5 उपपीठे हैं उनके बारे में भी अपन ने डिस्कशन किया था। उनकी स्थापना किस किसने की उसके बारे में भी अपन ने डिस्कशन किया था। तो जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? कतरियासर में। ठीक है, दूसरा शीतला माता का मंदिर कहां पर है? चाकसू में। ठीक है, जाम्बोजी मुकाम से संबंधित है और जीर्ण माता रेवासा। यानी इसका हो गया 4 2 3 1, 4 2 3 1, यानी इसका राइट आंसर है 4 2 3 और 1। ए इसका राइट आंसर बनेगा। ए इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा चलो, अब आ गए अपन शिफ्ट हो गए वाद्य यंत्र, नृत्य और उनसे संबंधित जो चीजें हैं उनमें अपन रिलेट हो गए हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं अपन। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति द्वारा किया जाता है? अब देखो, इस प्रश्न को मैं एक प्रश्न और पूछता हूं, आप इसका आंसर दे। तारपी कैसा वाद्य यंत्र है? तारपी कैसा वाद्य यंत्र है? इसका आंसर बताया। तारपी कैसा वाद्य यंत्र? लाइव क्लास है आज, मुझे भी मौका है कि मैं आपको इनसे संबंधित जो प्रश्न है जो बनते हैं, वो जो संभावित प्रश्न है वो मैं आपको बता सकूं और आपसे भी कुछ उत्तर प्राप्त कर सकूं ताकि मुझे एक आइडिया रहे और आप लोगों को भी फायदा है। तारपी एक कैसा वाद्य यंत्र है? तारपी एक कैसा वाद्य यंत्र है? तारपी एक कैसा वाद्य यंत्र है? बिल्कुल तत् आ रहा है, सुशीर वाद्य यंत्र आ रहा है, तत् आ रहा है, सुशीर आ रहा है। ठीक है, मैं बता देता हूं। इसका राइट आंसर है सुशीर वाद्य यंत्र है। ये कैसा वाद्य यंत्र है? आप ध्यान रखें, सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है और ये कथोड़ी जाति से संबंधित है और मेवाड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेवाड़ से। और कथोड़ी तत् नहीं है। तारपी एक सुशीर वाद्य यंत्र है, कथोड़ी जाति से संबंधित है और मेवाड़ से संबंधित है। आप लोग ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? कथोड़ी जाति से। और ये कैसा वाद्य यंत्र है ये भी आप ध्यान रखें, ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है। आने वाले समय में हो सकता है इसको इस तरह से नहीं पूछ के ये पूछा जा सकता है कि ये एक कैसा वाद्य यंत्र है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये रहा। बाकिया सिंगी टोटो लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंधित है? लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंधित है? बाकिया सिंगी टोटो लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंधित है? क्या वो तत्वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है या घन वाद्य यंत्र है या फिर घन वाद्य यंत्र है? ठीक है, कई लोगों का ऑप्शन उत्तर आ रहा है सुशीर। देखो पहले तो अपन इसको देख लेते हैं। बाकिया क्या होता है? कि पीतल का बना होता है बिगुल टाइप। पीतल का एक बिगुल टाइप होता है, उसे बाकिया कहते हैं। पीतल का एक बिगुल टाइप होता है, उसे क्या कहा जाता है? बाकिया। सिंगी सिंह के आकार का बना होता है, इसे योगी, सन्यासी और वो लोग इसको उपयोग में लेते हैं, वो सिंगी। टोटो क्या है? टोटो एक सेनाई की तरह होता है। सेनाई जैसा वाद्य यंत्र है, उससे मेल खाता हुआ लगभग वाद्य यंत्र होता है, उसे कहते हैं टोटो। ये तो तीनों क्लियर हो गए। अब ये तीनों कैसे? अब सेनाई आ गई तो अब आपको
स्वाभाविक सा आंसर आप लोगों का आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर, बिल्कुल मैं कमेंट देख लेता हूं, बिल्कुल सही है, सुशिर वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर। माकिया, सिंगी और टोटो। ठीक है, अब आप इनसे संबंधित ये भी ध्यान रखें, माकिया पीतल का बना होता है और एक बिगुल की तरह होता है। सिंगी सिंह के आकार का होता है और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? यह प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि इसका जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है? योगी, सन्यासी और ये जो लोग हैं इसका प्रयोग करते हैं। और टोटो क्या है? तो एक शहनाई की तरह का वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? शहनाई की तरह का। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार, ये देखिए आप, सुमेलित नहीं है? ये पूछा गया आपको, सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जो सुमेलित नहीं है प्रकार? बपंग एक तत्वाद्य यंत्र है, सिंगी एक सुशिर वाद्य यंत्र है, ये तो हो गया आपने, ठीक है। ताशा एक अवनद वाद्य यंत्र है, नड़ एक घन वाद्य यंत्र है। आंसर आ रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, परफेक्ट, बिल्कुल सही है आप लोग। इसका जो राइट आंसर है नड़। नड़ घन वाद्य यंत्र नहीं होकर ये कैसा वाद्य यंत्र है? ये भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। नड़ जो है वो घन वाद्य यंत्र नहीं होकर क्या कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, पर इस क्वेश्चन इसी में से बनते हैं और बोरिंग तो है, मैं भी मानता हूं, लेकिन प्रश्न इसी में से बनते हैं और सिलेक्शन के में सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन से बाहर निकलेंगे। कला संस्कृति के अगर 12-15 क्वेश्चन है, उसमें से अगर आप 10 एक क्वेश्चन राइट कर देते हो तो सिलेक्शन आप बिल्कुल स्पीड तेज ही है और तो क्या बड़ा है। चलो बढ़ा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? रावणत्ता, सूरमंडल, कामाइचा या सतारा? निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तत्वाद्य यंत्र नहीं है। यह मेरिट वाले क्वेश्चन है, जहां आपके सिलेक्शन से जो व्यक्ति रहता है वो इन्हीं क्वेश्चन जब देखो सीधा सिस्टम है, आपको जो सरल लग रहा है या जो आपको याद है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण चीज क्या है? जो आपको याद नहीं हो रही है या जो आपको नहीं आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। जो आ रहा है वो तो आप एग्जाम में कर ही लोगे, तो इसको जरूर आप देखें। चलो, तो निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? इसकी ओपीडी पर क्लास आएगी। ये टॉपिक इससे पहले जो टॉपिक है अपन ओपीडी पे पढ़ चुके हैं, इन टॉपिक की क्लासें आपको रेगुलर मिलेगी, ठीक है। चलो, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके सतारा है। क्या है? सतारा। अब देखो सतारा क्या है। अलगोजा, सतारा क्या है आप इसको देख ले। अलगोजा, बांसुरी और शहनाई। अलगोजा, बांसुरी और शहनाई। अलगोजा, बांसुरी और शहनाई, इन तीनों का मिश्रित जो रूप है वो आपके सतारा है। मतलब आप देखोगे तो आपको अलगोजा जैसे दिखेगा। अलगोजा में जैसे दो बांसुरी टाइप जुड़ी हुई होती है, उसी तरह का इसमें जो होती है, इसमें एक पूरी लंबी बांसुरी होती है और एक अर्ध आधी बांसुरी होती है। ये सतारा होता है, ठीक है। ये सतारा होता है, अलगोजा की तरह होता है और अलगोजा की तरह ही दो जो बांसुरियां हैं वो जुड़ी होती है, लेकिन इसमें एक बांसुरी जो है वो थोड़ी उसकी लंबाई जो है बड़ी होती है, एक थोड़ी छोटी होती है। वो उसको क्या कहा जाता है? सतारा वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? सतारा वाद्य यंत्र। चलो, बिल्कुल सुशील है, बिल्कुल आप लोग राइट है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी से, शहनाई से, संतूर से या सरोद से?
साथ ही साथ आप आंसर बताते जाए, अगर नहीं गलत होगा तो आपके वो एग्जाम में गलत नहीं होगा, एग्जाम में गलत होने की संभावना उसके कम रहेगी। सारंगी से, सहनाई से, संतूर से या सरोज से। एक और चीज बता देता हूं मैं, इनका जिनसे संबंध है वो एक कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? लोक वाद्य यंत्र है, कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है, मूल रूप से कश्मीरी वाद्य यंत्र है, कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र है जिससे इनका संबंध है। बिल्कुल राइट आंसर आ गया है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके संतूर। कौन सा है? संतूर। और ये एक कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र है। चलो अगला क्वेश्चन, रबाब, चिकारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? रबाब, चिकारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र या सुशिर वाद्य यंत्र? चलो बताओ इसका आंसर। देखो यहां से आप इसका आइडिया ले सकते हो। तार, देखो चौतारा यानी तार शब्द आ रहा है, तार किसमें होगा? यह प्रश्न एज इट इज ऐसे ही पूछा हुआ है, ऐसे ही पूछा हुआ है। रबाब, चिकारा और चौतारा। तारा यानी तार यानी कौन सा वाद्य यंत्र हो गया? तार से रिलेट कौन सा वाद्य यंत्र हो गया? तत्वाद्य यंत्र। बिल्कुल आप लोग जो भी ए ऑप्शन राइट बता रहे हैं वो सभी सही है। रबाब, चिकारा और चौतारा कैसा वाद्य यंत्र है? ये तत्वाद्य यंत्र है। तार से याद रखे, तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र असंगत युग्म है। असंगत युग्म है। निम्न में से इनमें से कौन सा असंगत युग्म है? तत्वाद्य यंत्र एकतारा। अब देखो मैंने लगभग तत्वाद्य यंत्र जो है उसमें तार शब्द मिल जाता है अपने को, लगभग, कुछ एक में नहीं मिले भले, लेकिन लगभग मिल जाता है आपको तार शब्द। तो तत् ये तो सही है। घन वाद्य यंत्र खड़ताल है क्या? सुशिर वाद्य यंत्र अलगोजा बिल्कुल सही है, अपन ने पढ़ा है अभी पढ़ा, यानी ये दो तो सही है। अपने को क्या ढूंढना है? असंगत या निम्न में से कौन सा संगत नहीं है, अपने को ये ढूंढना है, अपने को। तो तत्वाद्य यंत्र एकतारा बिल्कुल सही है। सुशिर वाद्य यंत्र अभी अपन ने देखा, पिछले प्रश्नों में अपन ने पढ़ा है कि ये जो अलगोजा है वो सुशिर वाद्य यंत्र। अब दो रहे अपने पास, घन वाद्य यंत्र खड़ताल और अवनद वाद्य यंत्र जंतर। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर आप लोग बता रहे हो, और इसका राइट आंसर यह है कि जंतर जो है वो अवनद वाद्य यंत्र नहीं है। अवनद वाद्य यंत्र नहीं है। तो कैसा वाद्य यंत्र है? कैसा वाद्य यंत्र है? जंतर कैसा वाद्य यंत्र है? जंतर कैसा वाद्य यंत्र है? आपके उत्तर के इंतजार में। अवनद या तत्, सुशिर या घन? बिल्कुल तत्वाद्य यंत्र है। जंतर जो है वो तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र है, देवनारायण जी के लिए है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं तब इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब आ गए अपन लोक संगीत, लोकगीत, इनकी तरफ अपन बढ़ते हैं। लोकगीत, लोक नृत्य और उनसे संबंधित जो है वो उससे बढ़ते हैं अपन। निम्न में से सुमेलित नहीं है, देखो ये चीज आप ध्यान रखें, इसको मार्क कर दे सीधा, एग्जाम में भी आप ध्यान रखें। निम्न में से सुमेलित नहीं है घोड़ी गीत वर निकासी के समय, गुड़छड़ी रस्म के समय जो गाए जाते हैं वो घोड़ी गीत कहलाते हैं। जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय जो गीत गाए जाते हैं वो जला गीत, बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय गाए जाने वाले गीत, और रसिया गीत होलिका उत्सव पर गाए जाने वाले गीत। बताइए इसका राइट आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर आप लोग बताएं। डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, और बिल्कुल 4 नंबर डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, सी डी दोनों, सी और डी दोनों आ रहे हैं।
बिल्कुल, वेरी गुड। जिसने भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा आपने। जला गीत जो है बालक के जन्म के पश्चात नहीं है। जला गीत जब अपन डेरा देख, जो महिलाएं जहां पर बारात रुकी हुई होती है, वो जो दूल्हे राजा है उनको देखने के लिए जब महिलाएं जाती हैं उस अपने उनके डेरे पर जहां उनको रुकाया जाता है, उस डेरे पर जब देखने जाती हैं तब जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को क्या कहा जाता है? जला गीत। क्या कहा जाता है? जला गीत। कौन सा गीत कहा जाता है? जला गीत। डेरा देखने जाते टाइम। बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि ये संबंधित नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। छेड़े, चलो इसका आंसर बताएं आप। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु पर, जागरण पर, वधु आगमन पर या फसल कटाई पर? छेड़े किस समय गाए जाने वाले गीत हैं? शाबाश, आप लोगों की तैयारी शानदार है, वेरी गुड। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो है शिशु मृत्यु पर। शिशु मृत्यु पर। बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की, शानदार। अगला क्वेश्चन। नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, यह बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, आपको वो याद होना चाहिए शॉर्ट ट्रिक। वालू गोकू मौजमा मरा, वालू गोकू मौजमा मरा। वालर भी आ रहा है, लूर भी आ रहा है और मांदल भी आ रहा है, यानी ये तीनों नृत्य तो संबंधित है। और इनसे संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है? गवरी। गवरी किन से संबंधित है? तो भील जनजाति से। किन से संबंधित है? भील जनजाति से। ठीक है, चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। किस लोक नृत्य को मैं पूरिया का नृत्य, पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? बताइए, निम्न में से किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? वालर में, राई में, मांदल में या भवई में? बताइए, पूरिया जो है वो किस लोक नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? डी, बी, बी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। राई, राई नृत्य। देखो अब पूरिया जो है वो किसे माना जाता है? शिव को, शिव जी को। और राई माता पार्वती। ठीक है, ये दोनों पात्र किसमें होता है? गवरी में। क्योंकि माता पार्वती को राई भी कहा जाता है, इसलिए इस गवरी नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है। इस गवरी नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है। गवरी नृत्य को क्या कहा जाता है? राई नृत्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माता पार्वती का जो राई जो है वो उन्हें क्या माना जाता है? माता पार्वती माना जाता है, इसलिए इस गवरी नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है। और ये किस जनजाति से संबंधित है? पिछले जस्ट क्वेश्चन में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये किससे संबंधित है? और ये संबंधित है अपने भील जनजाति से। चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति से संबंधित नहीं है, नहीं किया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हुए, कोई वालर अभी तक नहीं है। अगला क्वेश्चन आ गया है, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आप देखें। निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति से संबंधित नहीं है, से संबंधित नहीं है या नहीं किया जाता है उनके द्वारा? बिछवा, झेला, शिकारी या द्विचक्री? शिकारी भील से संबंधित है, ये किसने बताया भाई? सिंपल सिंपल क्वेश्चन में आप गलतियां नहीं करें। इसका राइट आंसर है द्विचक्री। द्विचक्री नृत्य है वो किससे संबंधित है? द्विचक्री नृत्य अपने भील जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? भीलों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। तेरा ताली नृत्य, तेरा ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तेरा ताली नृत्य किस लोक देवता को संबंधित है? किस लोक देवता से संबंधित है? तेरा ताली नृत्य कामड़ जाति द्वारा किया जाता है और हमारे पाली जिले से, पाली जिले में और हमारे बिल्कुल नजदीक बाली
तहसील है, बाली तहसील में पादल्ला गांव है, वहां के ये लोग प्रसिद्ध हैं कामड़ जाति के, जो ये 13 ताली नृत्य करते हैं। ये जो नृत्य है, ये नृत्य मूल रूप से स्त्री प्रधान है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। पुरुष जो है वो वाद्य यंत्र बजाते हैं और महिलाएं जो है ये 13 ताली नृत्य है वो करती है। ये नृत्य कैसा है? तो स्त्री प्रधान नृत्य है, ये आप चीज ध्यान रखें। तो ये किनसे संबंधित है? कामड़ जनजाति द्वारा, जाति द्वारा किया जाता है। और ये किसको समर्पित है? ये अपने रामदेव जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? बाबा रामदेव जी को। हाँ गौरी भाई बिल्कुल, मांगी भाई बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से? गीदड़ नृत्य है वो होली का डंडा जो है वो रोपा जाता है, वहां से लगाकर होली का दहन होता है, तब तक ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये हो गया इससे संबंधित एक और क्वेश्चन कि गीदड़ नृत्य कब किया जाता है? तो ये होली जब डंडा रोपते हैं, होली का रोपण होता है, वहां से लगाकर होली का दहन तक ये नृत्य किया जाता है। तो इस नृत्य को कहा जाता है अपने गीदड़ नृत्य। ठीक है, गीदड़ नृत्य कहां से संबंधित है? तो गीदड़ नृत्य अपने कहां से संबंधित है? शेखावाटी से। कहां से संबंधित है? शेखावाटी से। आप लोगों के आज आंसर बहुत शानदार आ रहे। चलो अगला क्वेश्चन, बिंदोरी कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदोरी कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदोरी कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? होली या विवाह पर, बिल्कुल सही है। बिंदोरी होली या विवाह पर किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। आप लोग किशनगढ़ का, जयपुर का, जोधपुर का या झालावाड़ का? क्या बात है, आज तो जयपुर नहीं है, बिल्कुल शाबाश, झालावाड़ का। कहां का है? झालावाड़ का। ये होली पर और विवाह के अवसर पर किया जाता है। एक बंदोली अलग होता है, विवाह से 1-2 दिन पहले जो निकाली जाती है वो बंदोली अलग है। ये बिंदोरी है, ये बिंदोरी नृत्य है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, फल्गुबाई संबंधित है भवाई नृत्य से, चरी नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से या 13 ताली नृत्य से? फल्गुबाई का संबंध है कौन से लोक नृत्य से? फल्गुबाई का संबंध कौन से लोक नृत्य से है? बिल्कुल राइट आंसर है। इनका संबंध जो है वो चरी नृत्य से है, और चरी नृत्य गुजर महिलाओं द्वारा किया जाता है। एक किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का। कहां का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बिल्कुल चरी राइट है आप लोग, किशनगढ़ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जालौर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए आप प्रश्न का पैटर्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जालौर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? जालौर जिले का प्रतिनिधित्व कौन सा नृत्य करता है? अब देखो इसका आंसर आप लोग बता दोगे और मेरे हिसाब से राइट भी आएगा। आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ढोल नृत्य बिल्कुल सही है। अब इससे बनने वाला, भविष्य में बनने वाला या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं कि ये ढोल नृत्य कौन सी पद्धति से किया जाता है? तो आप ध्यान रखें, ये ढोल नृत्य जो है वो थाकना पद्धति से किया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य थाकना पद्धति से किया जाता है? तो थाकना पद्धति से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? आपके ढोल नृत्य। कौन सा है? थाकना पद्धति से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ढोल नृत्य। या थाकना पद्धति से किया जाने वाला ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? जालौर का। थाकना पद्धति से किया जाने वाला ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का या इसको प्रसिद्धि दिलाने का काम किसने किया? इसका आंसर आप लोग बताएं। इस ढोल नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का या इसको सुर्खियों में लाने का काम किसने किया? एक, हाँ बिल्कुल आ गए आपके कमेंट, बिल्कुल सही। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास जी ने इस जो ये नृत्य है, इस नृत्य को प्रसिद्धि में या इसको सुर्खियों में जो लाया था वो किसने लाया था? तो जय नारायण जी व्यास ने। अब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके नहीं रहता है। इनसे इस ढोल नृत्य से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न नहीं रहता है। चलो अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य
को खेलने की परंपरा कहां प्रचलित है? मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रचलित नार नृत्य को खेलने की परंपरा कहां की प्रचलित है? देखो, अब नार नृत्य में क्या होता है, कपास जो होता है उसकी जो रुई होती है वो रुई अपने चेहरे पर चिपकाते हैं और नार का रूप करते हैं। किसका रूप करते हैं? नार यानी शेर का। किसका रूप करते हैं? शेर का या नार का। ये कब किया जाता है? तो ये रंग तेरस पर किया जाता है। ये रंग तेरस कब मनाई जाती है? तो ये होली दहन के बाद 13वें दिन, होली दहन के बाद 13वें दिन पर यह रंग तेरस मनाई जाती है। सारे कंसेप्ट क्लियर? रुई जो है वो चेहरे पर लगाकर नार का रूप धारण किया जाता है या जिस शेर का रूप धारण किया जाता है। कब किया जाता है? रंग तेरस पर। रंग तेरस कब आती है? तो होलिका दहन के 13वें दिन। और ये कहां का है? तो आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, लगभग सबके आंसर सही आ रहे हैं। मांडल का। कहां का है? मांडल का। कहां का है? मांडल। क्लियर? चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बढ़ते हैं। गुलालबाई और कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? गुलालबाई और कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वांग लोक नाट्य के लिए, नौटंकी लोक नाट्य के लिए, गौरी लोक नाट्य के लिए या फिर ख्याल लोक नाट्य के लिए? बताइए। बी सी स्वांग आ रहा है। देखो, स्वांग में आपको एक व्यक्ति का नाम ही याद रखना है, इंपॉर्टेंट एक ही व्यक्ति का नाम याद रखना है, जानकीलाल बांड। जानकीलाल जी बांड, उनका ही याद रखना है। और अभी लास्ट शायद सीईटी में ये प्रश्न पूछा गया है, उनको ही याद रखना है। उनका मतलब दूसरे रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन जब भी बनता है लगभग उनसे ही बनता है। देखो, ये जिनसे संबंधित है, ये हाथरस की है, उत्तर प्रदेश की है। अब आंसर आप लोगों के शायद आ जाएंगे। ये हाथरस का लोक नाट्य है। वहां से भूरीलाल जी डीग राजस्थान लेके आए थे। कौन लेके आए थे? भूरीलाल जी लेके आए थे डीग राजस्थान में। इसकी शुरुआत राजस्थान में कहां पर की गई थी? तो डीग में की गई थी। किसने की? भूरीलाल जी ने की थी। इनसे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे अपन ने पढ़े भी थे, गिरिराज प्रसाद जी इनसे संबंधित है। तो बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर है। ये किनसे संबंधित है? नौटंकी कला से। किनसे संबंधित है? नौटंकी कला से। चलो राइट है आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन। लोक नाट्यकार दूलिया राणा एवं नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? लोक नाट्यकार दूलिया राणा और एवं नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? किस ख्याल से संबंधित है? जयपुरी ख्याल से, कुचामनी ख्याल से, हेला ख्याल से या फिर शेखावाटी ख्याल से? बिल्कुल सी आंसर आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश। बी भी आ रहा है। ये देखो, अब इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है। वो आपको ये पूछा जा सकता है कि ये कहां के निवासी है। ये मैं बता देता हूं, यहां से आपके शायद आंसर आ जाएगा। चिड़ावा के। ये दोनों कहां के रहने वाले? चिड़ावा के। कहां के रहने वाले? चिड़ावा के। कहां के रहने वाले? चिड़ावा के। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध किससे है? कौन सी ख्याल से हो गया? शेखावाटी ख्याल से। चिड़ावा से संबंधित है, यानी इनका संबंध कौन से ख्याल से हो गया? शेखावाटी से। मास्टर प्यारेलाल, बिल्कुल बिल्कुल पूछा था मास्टर प्यारेलाल जी सवाल आरएस में। चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा किया जाता है? हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा, ठीक है। जिस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा किया जाता है, दो लोगों ने उसे लिखा था। एक का तो नाम है तुकन गिरी और दूसरे व्यक्ति का नाम है शाह अली। इन दोनों ने मिलकर इस ख्याल को लिखा था। बिल्कुल सही है, तुर्रा कलंगी। कौन सी है? तुर्रा कलंगी। वही शिव
तुर्रा यानी शिव, कलंगी यानी पार्वती, माता पार्वती, तुर्रा कलंगी। किसने लिखी थी? हिंदू संत तुकनगिरी ने और मुस्लिम संत शाह अली ने। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर लिखा था। और ये कौन सा है? शिव पार्वती को समर्पित है। और ये जो है वो कौन सी है? तुर्रा कलंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन, बैतूल बेगम का संबंध, बैतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? बैतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा जो है उससे है? गंधर्व गायन से, कव्वाली गायन से, मांड गायन से या फड़ गायन से? बैतूल बेगम जो है वो किससे संबंधित है? बैतूल बेगम किससे संबंधित है? बैतूल बेगम का संबंध किससे है? बिल्कुल परफेक्ट आंसर है मांड गायन से। किससे संबंधित है? मांड गायन से। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में, वेरी गुड, देखिए आप इस प्रश्न को देखिए, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? राजस्थान कबीर यात्रा, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? राजस्थान कबीर यात्रा किस क्षेत्र से संबंधित है? 4 बार निकाली जा चुकी है ये। कितनी बार अब तक? 4 बार। 4 बार ये निकाली जा चुकी है। क्या ये गायन से संबंधित है, चित्रण से संबंधित है, लेखन से संबंधित है या वानिकी से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखें इसको। और एक बार एक एग्जाम में पूछा गया है। किस एग्जाम में पूछा गया ये इतना ध्यान नहीं है, पर यह प्रश्न एक बार पूछा गया है। पहली बार, बिल्कुल। तो आप इसको ध्यान रखें। ये जो है ये गायन क्षेत्र से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। गायन क्षेत्र से संबंधित, और अब तक जब ये क्लास रिकॉर्ड तब तक 4 बार इसका आयोजन किया जा चुका है। कितनी बार किया जा चुका है? 4 बार। चलो ये नहीं, अब ये आंसर आप लोग बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, हाँ हो सकता है एग्रीकल्चर सुपर आया हुआ है ये एग्जाम, कहीं कहीं आगे से निकला है किसी पेपर में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ख्याल शैली के गायन व रचनाकार, ख्याल शैली के गायक व रचनाकार मनरंग, ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया है, किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं? गायन ख्याल शैली के गायक व रचनाकार मनरंग किस घराने के प्रवर्तक? देखो अपन ने ख्यालों के बारे में पूरा पढ़ा है, ख्याल, रम्मत और सबके बारे में पढ़ा है। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा था ये 50 क्वेश्चन बनाते समय कि ये क्वेश्चन कहीं कहीं रह गया, मनरंग किससे संबंधित। तो इस क्वेश्चन को मैंने कहा ये जो अपनी 50 प्रश्नों की क्लास है मिनी मैराथन, इसमें अपने शामिल कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने विशेष शामिल किया है। इनका संबंध किससे है शायद आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन बाकी रहे, मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन बाकी रहे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं। इसका जो राइट आंसर है, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये जयपुर घराने से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? जयपुर घराने से संबंधित है। बिल्कुल भूपत खा, इनका मूल नाम जो है भूपत खा है। बिल्कुल सही है आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन, जयपुर, बिल्कुल सही था। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है? कठपुतली कला के संरक्षण संवर्धन के लिए कौन सी जो संस्था है वो जानी जाती है महत्वपूर्ण भूमिका के लिए? इंडियन आर्ट पैलेस दिल्ली, शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर या राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर? ये प्रश्न, ये इसके बारे में तो मैं सारा कंसेप्ट क्लियर करवा चुका हूं ओपीडी की क्लासों में। इसमें तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सब लोगों के आ जाना चाहिए। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी और देवीलाल जी के द्वारा, देवीलाल जी सामर, देवीलाल जी सामर, देवीलाल जी सामर के द्वारा स्थापना की गई थी। और ये भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, देवीलाल जी सामर, बिल्कुल 1952, बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर है वो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन, चार बैत
कहां का लोक नाट्य है? चार बेत कहां का लोक नाट्य? देखो पहले तो इसका अर्थ समझे आप। चार बेत, चार बेत का मतलब चार पंक्ति। कितनी पंक्ति? चार पंक्ति, चार लाइनें, चार पंक्ति। चार बेत यानी चार पंक्ति। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया था? डप का। मूल रूप से चार बेत जो लोक गायन और लोक नृत्य दोनों शामिल है इसमें, गायन प्लस लोक नाट्य दोनों है, दोनों का मिश्रण है। लोक गायन और लोक नाट्य दोनों का मिश्रण है। मूल रूप से यह अफगानिस्तान का है। मूल रूप से कहां का है? अफगानिस्तान का। और राजस्थान में यह कहां संबंधित करता है? तो यह राजस्थान में संबंधित करता है। आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। टोंक। कहां संबंधित करता है? टोंक में। चार बेत कहां से संबंधित है? टोंक से। बिल्कुल टोंक में है सर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नाट्य शैली नहीं है? इनमें से कौन सी लोक नाट्य शैली नहीं है? स्वांग, रम्मत, ढाडी या ख्याल? स्वांग, रम्मत, ढाडी या ख्याल? बिल्कुल आप लोग एकदम सही आंसर बता रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में की एक जाति है ढाडी। पश्चिमी राजस्थान की गायन कला करने वाली, गायन और नाट्य अपने नृत्य कला करने वाली जाति है ढाडी। और स्वांग नृत्य है, रम्मत भी लोक नाट्य, सॉरी, और स्वांग भी नृत्य, और ख्याल भी लोक नाट्य है। इनके बारे में अपन ओपीडी की क्लासें हैं, इसकी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। कला संस्कृति वाली बिल्कुल प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट में आपको क्लासें मिल जाएगी। आप उन क्लासों को जरूर देखें एक बार जाके। उन क्लासों से आपका रिवीजन बेहतरीन होगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं मैं। आप उन क्लासों को एक बार जरूर देखें जाके। तो उन क्लासों में छोटी छोटी क्लासें हैं, लगभग 30-35 मिनट की क्लासें हैं। उन क्लासों पर जाकर आप जरूर उन क्लासों को देखें। और उन क्लासों से इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने के कला संस्कृति का पूरा रिवीजन चलता रहेगा साथ साथ। और आपके पशु परीक्षर का और ये सीईटी का एग्जाम और पशु परीक्षर और आरएस प्री, इन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं प्रश्नों का पैटर्न रखूंगा। और आप पूरा विश्वास रखें, आपका अच्छा रिवीजन होगा और ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुम्मेलित कीजिए, नौटंकी कहां की है, रम्मत कहां का है, तमाशा कहां का है और तुर्रा कलंगी कहां की है? इसका आंसर आप लोग ट्राई करें। बिल्कुल साथ ही देखिए तो आपको फायदा ही है, उसमें क्लासों में सारा पूरा रिवीजन होगा आपके। इसका आंसर बताएं आप लोग, सुम्मेलित कीजिए, नौटंकी कहां का है, रम्मत, तमाशा, तुर्रा कलंगी। इसका राइट आंसर आप लोग बताएं। सी बता रहे हैं, बी भी आ रहा है, सी बी दोनों आए, ए भी आ गया, सी बी ए आ गया और बी आ गया। ठीक है, बी बी सी भी आ रहा है। चलो अपन इसको देखते हैं। नौटंकी, नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है? अपन ने डी पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न आया था, भूरीलाल जी, धौलपुर और भरतपुर, धौलपुर और भरतपुर। ठीक है, रम्मत कहां की है? बीकानेर की। कहां की है? प्रसिद्ध है बीकानेर की। रम्मत की शुरुआत जैसलमेर में जरूर हुई थी, लेकिन रम्मत जो है वो अभी वर्तमान में बीकानेर में सर्वाधिक की जाती है, इसलिए प्रसिद्ध रम्मत कहां की है? तो बीकानेर की। तमाशा कहां का है? जयपुर का। और तुर्रा कलंगी कहां की है? तो चित्तौड़ यानी मेवाड़ की। कहां की है? चित्तौड़गढ़ यानी मेवाड़ की। तो नौटंकी का एक का पहले का चौथा, देखो पहले का चौथा दोनों में, दूसरे का दूसरा इसमें ही है, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला, यानी इसका जो राइट आंसर है वो आपके बी है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके बी है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बी है। राइट आंसर कौन सा है? बी है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथा, बिल्कुल सही है, बी सही है इसका। 4 2 3 1, हाँ 4 2 3 1। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। नाथ द्वारा के
डांग नृत्य, नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डांग नृत्य जो किया जाता है वो नाथ द्वारा में किया जाता है। देखो पहला तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर होना चाहिए। डांग नृत्य कहां पर किया जाता है? नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा में किया जाता है, उसमें पुरुष जो है वो कृष्ण बनते हैं, महिलाएं राधा बनती है। महिला क्या बनती है? राधा बनती है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखो अब आप लोग सब डी उपयुक्त सभी, जब जैसे ही ऑप्शन आता है आप लोग सब सारे डी 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 आंसर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही उपयुक्त सभी का ऑप्शन आता है डी आंसर आने शुरू हो जाता है। अब आने लगे ए, बिल्कुल सही है, सी, बी भी आने लगा है, ए भी आने लगा है। क्या ढोल है, मांदल है, थाली है या उपयुक्त सभी है? देखो उपयुक्त सभी जैसे ही ऑप्शन आता है अपन लोग बिना प्रश्न को पढ़े, बिना उसका उच्चारण और अर्थ निकाले अपन लग जाते हैं सारे। क्या इसका आंसर तो उपयुक्त सभी हो सकता है? थाली, बिल्कुल, वेरी गुड, बी, शाबाश। बताए आप लोग इसका आंसर जरूर बताएं, मैं इसका आंसर आप लोगों से ही चाहता हूं। सी, बी, ए, अब तो सब आ गए, सरकारी ऑप्शन है सर। नहीं, एक बार आप प्रश्न ढंग से पढ़े। आप उपयुक्त सभी ऑप्शन आता है, इसका मतलब उपयुक्त सभी में नहीं जाए, एक बार पढ़े और फिर आपको लगता है कि हाँ मैं फुल कॉन्फिडेंट हूं कि उपयुक्त सभी है, तब जाके आप उपयुक्त सभी जरूर करें। तो आप लोग सभी सही थे, मैंने थोड़ा ऐसे ही कोशिश की आपकी स्टेबिलिटी कितनी है या आपकी तैयारी कितनी मजबूत है वो चेक करने के लिए आप लोगों को थोड़ा उलझाने की कोशिश की थी और मेरा प्रयास सफल रहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी है। इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। आप लोग सही थे। देखो ये स्थिति होती है, ये स्थिति आपके परीक्षा में भी होती है। कैसे होती है? जब अपने दिमाग में पहला आंसर जो भी क्लिक करे, लगभग संभावना, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो 99% संभावना है कि वो आंसर राइट है। जैसे ही प्रश्न पढ़ा, पहला ऑप्शन जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आंसर राइट है। अब मान लो आपने नहीं भरा और उस प्रश्न के 4 ऑप्शन आपने पढ़ लिए और 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद उसमें से या तो 3 राइट दिखेंगे अपने को या 2 राइट दिखेंगे और कई बार तो ऐसा लगता है अपने को चारों के चारों राइट होते। यही स्थिति बनती है, इसीलिए यही स्थिति मैंने यहां क्रिएट करने की कोशिश की ताकि आप लोग बिल्कुल स्थिर रहे। आपने अगर पढ़ा है और आपको लगता है कि इसका आंसर यही राइट है तो आप लोग वही आंसर राइट करें। बिल्कुल एकदम आपने कहा हाँ मैंने तो ये चीज पढ़ रखी है और इसका आंसर यही होगा, क्लियर है यही आंसर होगा, तो आप उस आंसर को भरे। 4 ऑप्शन देखते ही फिर अपने वो संभावना बनती है या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। कंफ्यूजन की स्थिति बिल्कुल नहीं रखे। ये इस क्वेश्चन में मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को रखा था और इस क्वेश्चन में मैं यही सोच के विचार के, और मेरी जितनी भी लाइव, ये तीसरी लाइव क्लास है, तो लाइव क्लास में मैं कोशिश करता हूं एक आध क्वेश्चन इस तरह का दिया जाए जिससे आप लोगों की स्टेबिलिटी कितनी है, क्या आप लोग मानसिकता रखते हो परफेक्ट के लिए, आंसर के लिए, वो मैं चेक करूं। ताकि मेरा उद्देश्य ये रहता है, मेरा उद्देश्य ये कदापि नहीं रहता है कि आप लोग इसका आंसर गलत करें या आप लोगों से आंसर गलत करवाऊं। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप लोग अपना ध्यान जो है वो एकाग्रचित रखें, एक ही तटस्थ रहे कि हाँ आंसर ये है तो ये है। आप लोग कंफ्यूज या आप लोग अपनी तैयारी को पे विश्वास रखें, इसके लिए मैं ये स्थिति करता हूं। मेरा उद्देश्य कभी ये नहीं रहता है कि आप लोग गलत करें, इसलिए नहीं है। आप लोगों का आईक्यू टेस्ट तो नहीं कह सकता हूं, आप लोगों के की स्टेबिलिटी या आप लोग कितना स्थिर है अपने ज्ञान को लेकर, वो चेक करने के लिए क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन लेके आता हूं। चलो अगला क्वेश्चन, क्लियर। चलो आज के ये 50 क्वेश्चन आप लोगों के पूरे हुए। आप लोगों ने लगभग 800 850 लोगों ने लाइव देखा है, तो आप लोगों को फायदा होगा इन क्लासों से, और आगे भी आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लेके आऊंगा मैं। और साथ ही साथ ओपीडी पर अपनी जो कंटिन्यू क्लास है वो अब परसों से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, कल परसों से जो भी शेड्यूल है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको अब लगातार जो क्लास है वो मिलती रहेगी। पशु परीक्षण के लिए राजस्थान भूगोल और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, मैं तो ये कहता हूं पशु परीक्षण नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कल सर की मैं वो क्लास देख रहा था रीट वाली,
तो सर ने एक फॉर्मूला बताया था, उसमें कंसेप्ट और वो चीजें थी, उसमें एक प्रैक्टिस सब था लास्ट में। प्रैक्टिस, जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके सिलेक्शन की संभावना कम ही रहेगी, कम ही बनी रहती है। क्यों? आपने पढ़ा खूब सारा है, आपको याद भी है, लेकिन जब तक आप उनको उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक संभावना कम बनती है। इसलिए अब आप उसके पीछे नहीं जाओ। आप देखो 51 रुपए में क्या मिलता है, 100-150 रुपए अपने। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ना कोई हम लोग ये कहते हैं कि भाई प्रचार वो चीजें नहीं है। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल न्यूनतम दरों पर ये टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए लाई जाती है। और अब तो कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है, मात्र 70 रुपए में, दोनों मिलाकर आपको 70 रुपए में मिलेगी। और मैं तो आपको यही कहता हूं, आप विश्वास रखें और इस चीज पे जाए आप लोग, आप अपनी तैयारी करें और तैयारी जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो यहां से आप टेस्ट सीरीज देखें और उनसे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी शानदार होगा और परीक्षा में गलतियों की संभावना बिल्कुल न्यूनतम रहेगी। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। आप लोगों को तब तक धन्यवाद और आप लोगों को शुभकामनाएं। मिलेंगे अगली क्लास, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।